बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। बेसिकली फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास डिज़ाइन लुमिनेसेंस इंस्ट्रूमेंट्स। इनके लुमिनेसेंस जो है, जिसको हम फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस या केमिलुमिनेसेंस की बात करते हैं, केमी की हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ हम फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस की बात करेंगे और इसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट है फिल्टर फ्लोरोमीटर्स, जिसको हम लोग फ्लोरोमीटर्स या फ्लोरीमीटर्स भी कहते हैं, और दूसरी चीज़ है फ़िल्टर फॉस्फोरीमीटर। तो बेसिकली जो फ्लोरेसेंस मेज़र करनी होगी वो फ़िल्टर फ्लोरीमीटर्स के थ्रू, और जो फॉस्फोरेसेंस मेज़र करनी होगी वो फ़िल्टर फॉस्फोरीमीटर्स के थ्रू करेंगे, ज़ाहिर है। फिर है कि वर्क एट फिक्स्ड वेवलेंथ एट एक्साइटेड स्टेट एंड फिक्स्ड वेवलेंथ एट इमिशन। यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये इसको हम कब-कब वर्क कराते हैं, इसको हम यूज़ कब करते हैं। देखो, 2 2 तरीके हैं ना, यानी कि 2 जगह हैं। एक तब जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जा रहा होगा, एक्साइट हो रहा होगा, और एक तब जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पर आ रहा होगा और इमिट कर रहा होगा, इमिशन हो रही होगी। तो बेसिकली लैम्ब्डा एक्साइटेड है और लैम्ब्डा जो है वो इमिशन है। फिक्स्ड हैं दोनों, यानी कि जो लैम्ब्डा एक्साइटेड है वो भी फिक्स्ड है और जो लैम्ब्डा इमिशन है वो भी फिक्स्ड है। ये उस टाइम पर वर्क करेगा जब ये चीज़ें जो है वो फिक्स होंगी, और 2 जगह पे करेगा। एक तब जब एक्साइटेड हो रहा है इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल, और एक तब जब वो इमिट कर रहा है, यानी कि जब वो ग्राउंड स्टेट पर वापस आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरोमीटर्स एंड फॉस्फोरीमीटर्स आना था, यहाँ पे एस मिसिंग है। कैपेबल ऑफ लैम्डा स्कैनिंग। अब उन्होंने कहा ये जो स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर और फॉस्फोरीमीटर्स हैं, ये बेसिकली वेवलेंथ को स्कैन कर लेते हैं। 2 मोनोक्रोमेटर्स आर रिक्वायर्ड। अब 2 मोनोक्रोमेटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है। मोनोक्रोमेटर्स क्या होते हैं? जो लाइट जो इमर्ज हो रही है उसको उसको स्ट्रेट कर दें, ठीक है। यानी कि मोनोक्रोमेटर्स होता है स्कैटर्ड लाइट। आप सपोज करो बाहर से ना सूरज की रोशनी आ रही है और एक जगह है जो पूरी बंद है, एक दीवार है जो पूरी बंद है, तो लाइट सारी दीवार पे पड़ी है। अब अगर उस दीवार के दरमियान में एक सुराख कर दो, तो वहां से जो सारी स्कैटर्ड लाइट थी सूरज की, वो दीवार से जब क्रॉस होकर आएगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगी। यानी उसकी डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन होगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, ठीक है, जब वो उस सुराख में से गुजर। तो मोनोक्रोमेटर्स बेसिकली उस होल की तरह है जो आपने दीवार में किया है। इससे सारी स्कैटर्ड लाइट की डायरेक्शन उसकी जो वो होती है, वो एक डायरेक्शन में हो जाती है सारी, ठीक है। यानी कि तो मोनोक्रोमेटर्स यूज़ होते हैं, जो जो 2 मोनोक्रोमेटर्स यूज़ होंगे। फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ये हैं कि ऑलमोस्ट सेम कंपोनेंट्स एज़ यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, तकरीबन वही कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस को मेज़र करने के लिए, देखने के लिए। मोस्ट ऑफ देम आर डबल बीम कॉन्फिगरेशन टू अलाउ कंपनसेशन ऑफ पावर सोर्स फ्लक्चुएशंस। अब उन्होंने कहा मोस्टली जो है वो डबल बीम कॉन्फिगरेशन होती है, 2 बीम्स ऑफ लाइट, यानी कि 2 लाइट्स की जो आ रही हैं, उस तरह की होती हैं, ताकि वो कंपनसेशन कर सके जो पावर सोर्स फ्लक्चुएशन है। यानी कि जो सोर्स से जो पावर आ रही है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, देखो ना, फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है चेंजेस हैं। यानी कि कभी बढ़ी कम हो रही है, बढ़ी है कम हो रही है, ज़्यादा है, यानी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएट हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर क्या होता है कि डबल बीम कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ताकि आप कंपनसेट कर सको पावर सोर्स फ्लक्चुएशन, यानी जो सोर्स की जो पावर है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कम से कम कर सको, उसको कंपनसेट कर सको। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डबल बीम कॉन्फ़िगरेशन। अब बेसिकली ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए, जो पावर सोर्स की फ्लक्चुएशंस हैं उनको कम करने के लिए या उनको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग डबल बीम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है थॉ फ्लोरेसेंस इज़ प्रोपेगेटेड इन ऑल डायरेक्शंस। द मोस्ट कन्वीनिएंट वन इज़ दैट एट राइट एंगल्स टू द एक्साइटेड बीम। अब उन्होंने क्या कहा? फ्लोरेसेंस जो होती है वो ऑल डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही होती है, ठीक है। मैंने अभी पीछे बताया, जैसे सूरज की रोशनी है, समझो कि वो हर तरफ फैल रही है, इसी तरह से जो फ्लोरेसेंस है, जब आप फ्लोरेसेंस देखते हो ना, जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पर आता है सिंगलेट में, तो फ्लोरेसेंस होती है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। अब उन्होंने कहा कि सबसे कन्वीनिएंट वन कौन-सी है? आप किस तरह से, इतने सारे एंगल्स पे है, इतनी सारी डायरेक्शंस में आप किस तरह से मेज़र करोगे? तो सबसे बेहतर, सबसे आसान तरीका ये है कि आप राइट एंगल टू द एक्साइटेड बीम, एक्साइटेड बीम के जो राइट एंगल पे पड़ी है, यानी जो एंगल 90 का बना रही है उसके साथ, उसको आप जो है वो प्रोपेगेट करो, उसको आप जो है वो मेज़र करो। एट अदर एंगल्स स्कैटरिंग फ्रॉम सॉल्यूशंस एंड सेल वॉल्स में बिकम एप्रिशिएबल। अब उन्होंने कहा कि दूसरे एंगल पे जो स्कैटरिंग हो रही है सॉल्यूशन के अंदर से, सेल वॉल्स में बिकम एप्रिशिएबल। तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे एंगल है ना, उनमें स्कैटरिंग जो हो रही है सॉल्यूशन से वो ज़्यादा ही हो जाएगी। तो सेल वॉल्स में बिकम एप्रिशिएबल, सेल वॉल्स एप्रिशिएबल हो जाएंगी, तो बेहतर है कि आप वो वाली डायरेक्शन यूज़ करो जो कि राइट एंगल आ रही हो एक्साइटेशन बीम के। जब वो एक्साइट हुई थी उस टाइम पर जो बीम थी उसके राइट एंगल आ रही हो, यानी कि 90 का एंगल बना रही हो। तो यूज़ ऑफ एटेन्यूएटर
यूज ऑफ एटेन्यूएटर हेल्प रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द रेफरेंस बीम टू अप्रोक्सीमेटली दैट ऑफ द फ्लोरेसेंट रेडिएशन बीम। अब उन्होंने कहा है कि आप एटेन्यूएटर यूज़ करते हो, ये एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो एम्पलीट्यूड जो है वो कम कर देती है या पावर कम कर देती है किसी सिग्नल की। ठीक है, जब एम्पलीट्यूड या पावर कम हो जाती है ना, तो उससे डिस्टॉर्शन जो आ रही होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन कम करने के लिए हम यहाँ पर एटेन्यूएटर यूज़ करते हैं जो एम्पलीट्यूड या पावर को कम कर देता है बीम की। ठीक है, तो उन्होंने कहा द यूज ऑफ एटेन्यूएटर हेल्प रिड्यूसिंग द पावर ऑफ रेफरेंस बीम टू अप्रोक्सीमेटली दैट ऑफ द फ्लोरेसेंट रेडिएशन बीम। यानी दोनों जो है रेफरेंस बीम की और जो फ्लोरेसेंट रेडिएशन बीम है, उन दोनों को कंपेयर करके उसकी पावर को कम कर देता है, उसके एम्पलीट्यूड को कम कर देता है। करता क्यों है? ताकि जो वेव के अंदर, जो वेव फॉर्म के अंदर डिस्टॉर्शन आ रही है, जो एक होती है ना, एक होती है यूनिफॉर्म चीज़, एक होती है डिस्टॉर्शन, एक फ्लक्चुएशन, वो जो आ रही है वो कम हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज। अब सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? तो हमने कहा कि सोर्स जो है वो a source that is more intense than the tungsten or deuterium lamps employed for UV visible। कि UV विजिबल के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक इंटेंस सोर्स होता है जो टंगस्टन फिलामेंट से और ड्यूटेरियम लैम्प से भी ज़्यादा इंटेंस हो, उसकी इंटेंसिटी जो है वो उससे भी ज़्यादा हो। लेकिन ये कहाँ यूज़ हो रहा है? यूवी विजिबल के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल एंड दस द सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स पावर। अब जाहिर है जितनी सोर्स से पावर प्रोवाइड कर रहा होगा उतनी ज़्यादा आउटपुट आएगी और सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो उन्होंने यही कहा कि जो सोर्स से पावर आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल, कि आउटपुट सिग्नल का कितना मैग्नीट्यूड आएगा और सेंसिटिविटी कितनी होगी। तो मतलब ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा सोर्स का पावर होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी, उतना ज़्यादा आउटपुट सिग्नल। उसके बाद है मरकरी और ज़ीनोन आर्क लैंप इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड। अब देखो, ऊपर जो उन्होंने कहा है ना वो फ्लोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर के लिए नहीं कहा कि यूवी विजिबल के लिए कहा था, वो वाला कि टंगस्टन और ड्यूटेरियम लैंप्स हम यूज़ करते हैं। ये हम स्पेक्ट्रो और फ्लोरोमीटर के लिए यूज़ नहीं करते, यानी फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस के लिए नहीं यूज़ करते। फ्लोरेसेंस के लिए हम यूज़ करते हैं मरकरी या फिर ज़ीनोन आर्क लैंप्स। तो ये याद रखना, ये फर्स्ट लाइन जो है ये यूवी विजिबल के लिए है, ये फ्लोरो फास्फोरोमीटर के लिए नहीं है। The most common source for filter fluorometer is a low pressure mercury vapor lamp। मरकरी वेपर लैम्प इक्विप विद अ फ्यूज्ड सिलिका विंडो। अब उन्होंने कहा है कि सबसे कॉमन सोर्स जो है, उन्होंने ये कह दिया कि मरकरी और जिनोन लैम्प भी आप अप्लाई कर सकते हो, एम्प्लॉय आप इनको कर सकते हो, लेकिन सबसे कॉमन सोर्स जो है फिल्टर फ्लोरोमीटर का वो है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। यानी कि मरकरी के वेपर लैम्प हो, उसका प्रेशर भी कम हो और उसको इक्विप किया हुआ हो, उसको सराउंड किया हुआ हो फ्यूज्ड सिलिका विंडो, यानी कि जो उसका शीशा होता है, जो ग्लास होता है, उसके ऊपर फ्यूज्ड सिलिका हो, सिलिका की एक लेयर लगी हो उसकी विंडो पे। This source produces intense lines at 254, 366, 405, 436, 546, 577, 691 and 773 नैनोमीटर। तो बेसिकली ये इंटेंस लाइंस शो करेगा इन पीक्स पे। अब ये पीक्स किस तरह से आपको आ सकती हैं कि ये है फ्लोरोमीटर के बारे में, यानी कि फ्लोरेसेंस के बारे में। तो ये याद रखनी है कि ये क्या वैल्यूज़ हैं। हो सकता है आपको कोई इस तरह का ग्राफ आए जिसमें इनमें से कुछ वैल्यूज़ के दरमियान में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 254 और 366 और 405 है। हो सकता है वो आपको 250, 350 और 450 दे, और लेकिन जो पीक इंटेंस आ रही हो वो बेसिकली 254, 366 और 405 पे आ रही हो, और वो आपसे पूछे कि ये जो है ग्राफ ये किस चीज़ का है। तो ये बेसिकली फ्लोरेसेंस का होगा, क्योंकि इंटेंस लाइन्स, जो इंटेंस पीक्स हैं वो इन वैल्यूज़ के दरमियान दरमियान आ रही होंगी। इंडिविजुअल लाइन्स कैन बी आइसोलेटेड विद सुटेबल एब्जॉर्प्शन और इंटरफेरेंस फिल्टर। अब उन्होंने कहा है कि अगर आपने पूरी की पूरी फ्लोरेसेंस नहीं मेजर करनी है, आपने कोई इंडिविजुअल लाइन चेक करनी है, उसको आइसोलेट करना है, उसको मेजर करना है, तो फिर आप क्या करोगे? इंटरफेरेंस फिल्टर या एब्जॉर्प्शन फिल्टर्स को यूज़ करोगे उस इंडिविजुअल लाइन को आइसोलेट करने के लिए, चेक करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ को या उसके एंगल वगैरह को और लाइन्स को। Various types of laser were also used as excitation sources for photoluminescence measurement। अब उन्होंने कहा है कि different types of laser यूज़ होती थी कि आप excitation करो सोर्स को, फोटोल्यूमिनेसेंस, ये फोटोल्यूमिनेसेंस की बात हो रही है। तो बेसिकली ये जो स्लाइड है इसके अंदर उन्होंने ना बात तो फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस की स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर ये प्रिंट करके पढ़ रहे हो तो ये लाइंस ये लाइंस के नीचे ना मतलब हाईलाइट कर लेना या उनके नीचे लाइंस लगा देना कि ये यूवी, जो फर्स्ट लाइन है वो यूवी विजिबल के लिए है, और जो ये सेकंड लास्ट लाइन है बेसिकली ये फोटोल्यूमिनेसेंस के मेजर के लिए है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ट्यूनेबल डाई लेजर एम्प्लॉइंग अ पल्स नाइट्रोजन लेजर एज द प्राइमरी सोर्स। तो अच्छा हाँ, एक और चीज़ मुझे ज़हन में आई है कि जो केमिल्यूमिनेसेंस है और जो फोटोल्यूमिनेसेंस है उनको भी कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस है ये फोटोल्यूमिनेसेंस की टाइप है, लेकिन जो केमिल्यूमिनेसेंस है वो फोटोल्यूमिनेसेंस की टाइप नहीं है, वो सेपरेटली लुमिनेसेंस की टाइप है। फिर है ट्यूनेबल डाई लेजर एम्प्लॉइंग अ पल्स नाइट्रोजन लेजर एज द प्राइमरी सोर्स। अब उन्होंने कहा है
कि एक ट्यूनेबल डाई लेज़र यूज़ करो। ट्यूनेबल यानी कि जो ट्यून हो सके, जो चेंज हो सकती है, जिसको आप मेंटेन कर सकते हो। इस तरह का डाई लेज़र यूज़ करो जिसके साथ पल्स नाइट्रोजन लेज़र लगाओ, ठीक है? पल्स नाइट्रोजन लेज़र लगाओ। इसको आप प्राइमरी सोर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो, यानी इसको सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन बिटवीन 360 एंड 650 नैनोमीटर इज़ प्रोड्यूस्ड। तो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन मैंने आपको अभी बताया कि क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन और प्रोपगेशन सेम साइड पर हो, ठीक है? तो वो होगी मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन जो आएगी 360 और 650 के दरमियान में। उसके बाद है फ़िल्टर्स एंड मोनोक्रोमैटर्स बोथ इंटरफेरेंस एंड अब्ज़ॉर्प्शन फ़िल्टर हैव बीन एप्लाइड इन फ्लोरोमीटर। ये मैंने पहले ही बताया है। ये किस टाइम में होगी इंटरफेरेंस और अब्ज़ॉर्प्शन फ़िल्टर, जब आपने किसी एक इंडिविजुअल लाइन को चेक करना होगा तब होगा ये, ठीक है? मोस्ट स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर्स आर इक्विप्ड विद ग्रेटिंग मोनोक्रोमैटर। अब उन्होंने कहा ज़्यादातर जो स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर्स होते हैं उनको हम लोग ग्रेटिंग मोनोक्रोमैटर्स के साथ भी मर्ज करते हैं, इक्विप करते हैं। अब देखो ये इक्विप वाली ना पिछली भी स्लाइड में काफ़ी जगह पर जो है वो इसका ज़िक्र आया है कि हम जो है वो जब हमने बात की ये फ्यूज़ सिलिका विंडो, तो हमने तब भी कहा कि मरकरी वेपर लैंप जो है उसको हम इक्विप करते हैं फ्यूज़ सिलिका विंडो के साथ। उसके अलावा भी 1-2 जगह पर ना ये आया है इक्विप्ड का वर्ड कि ये चीज़ इसके साथ हम मर्ज करते हैं, इक्विप करते हैं, तो ये देख लीजिएगा। डिटेक्टर्स हैं जिसको हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। डिटेक्टर जो है बेसिकली वो डिटेक्ट करेंगे लुमिनेसेंस को, ठीक है? तो हमने कहा कि लुमिनेसेंस सिग्नल्स आर ऑफ लो इंटेंसिटी दस लार्ज एम्पलीफायर गेन्स आर रिक्वायर्ड। कि अगर लुमिनेसेंस का सिग्नल जो है वो कम इंटेंसिटी का है, यानी कि एनर्जी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो हमने कहा कि लार्ज एम्पलीफायर गेन्स आर रिक्वायर्ड। तो फिर लार्ज एम्पलीफायर गेन्स चाहिए होंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सिग्नल जो है वो बहुत लो है, इंटेंसिटी जो है वो बहुत लो है, तो सिग्नल बिल्कुल माइल्ड सा होगा। फिर है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हो। डायोड रे डिटेक्टर्स हैं। कूलिंग ऑफ डिटेक्टर इज यूज सम टाइम टू इंप्रूव एस बाय एन रेशियो। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि डिटेक्टर, क्योंकि लाइट जो है बेसिकली एक लाइट जब आती है, लाइट जब इमिट होती है तो कुछ ना कुछ हीट की फॉर्म में भी लूज हो जाती है। तो जब आप डिटेक्ट कर रहे होते हो तो डिटेक्टर भी हीट अप हो सकता है, तो उसको भी कूल रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हमने कहा कि कूलिंग ऑफ डिटेक्टर इज समटाइम्स इज यूज्ड समटाइम्स टू इम्प्रूव एस बाय एन रेशो। अब है सेल्स एंड सेल कंपार्टमेंट्स। ये हमारे पास एक अगली चीज़ है जिसमें हमने कहा कि सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर सेल्स यूज़ होते हैं, जिसको हम फैब्रिकेटेड ऑफ ग्लास और सिलिका आर एम्प्लॉयड फॉर फ्लोरेसेंस मेजरमेंट्स। अब फ्लोरेसेंस को मेजर करने के लिए बेसिकली हम लोग फैब्रिकेटेड ग्लास या सिलिका के सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर सेल्स को यूज़ करते हैं। केयर मस्ट बी टेकन इन द डिज़ाइन ऑफ द सेल कंपार्टमेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। उनका क्या ध्यान रखना चाहिए कि स्कैटर ना हो। देखो हम हर जगह यही बात करें कि मोनोक्रोमैट, हमने जो पहली स्लाइड पढ़ी थी उसमें भी हमने कहा था कि 2 मोनोक्रोमैटर्स हम यूज़ करते हैं ताकि लाइट जो है उसकी डायरेक्शन और प्रोपगेशन सेम रहे, या एक ही साइड पर प्रोपगेट करे, उसका एंगल एक ही साइड पर हो। तो अब इसमें हमने वही कहा कि ध्यान रखना है जब आपने डिज़ाइन करने हैं कंपार्टमेंट्स को, सेल के कंपार्टमेंट्स को, तो इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो स्कैटर्ड रेडिएशन को कम करें। रेडिएशन अगर स्कैटर्ड हो जाएगी तो हम तो अमाउंट मेज़र ही नहीं कर पाएँगे कि कितनी लाइट निकली है, लुमिनेसेंस तो फिर मेज़र ही नहीं हो सकती। तो बेसिकली लाइट का एक तरफ प्रोपेगेट करना, लाइट का मोनोक्रोमैट होना ज़रूरी है। इसीलिए हमने कहा कि सेल कंपार्टमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जो कि सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, ग्लास और सिलिका के साथ हमने उनको एम्प्लॉयड किया होता है। लेकिन उनको जब आप शेप दे रहे हो तो शेप इस तरह की हो कि लाइट जो है वो स्कैटर्ड ना हो। लाइट स्कैटर्ड हो गई तो डिटेक्शन सही नहीं हो सकेगी। लास्ट लाइन है हमारी, बैफल्स आर ऑफन इंट्रोड्यूस इनटू कंपार्टमेंट्स फॉर दिस पर्पस। तो उन्होंने कहा कि स्कैटर्ड ना हो लाइट, लाइट की स्कैटरिंग को रोकने के लिए हम लोग बैफल्स यूज़ करते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि आप लाइट की स्कैटरिंग को रिड्यूस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कंपार्टमेंट, सेल कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो बेसिकली हम लोग बैफल्स यूज़ करते हैं। बैफल्स जब हम अप्लाई कर देते हैं उससे लाइट की स्कैटरिंग जो है वो कम हो जाती है या रुक जाती है। तो इस तरह से हम लोग लुमिनेसेंस को बेहतर तौर पर मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। हुँ, ये? हुँ। नहीं, 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 नहीं। मैं कह रही थी कि जो ऊपर फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन सोर्सेज़ के नीचे वाली फर्स्ट लाइन देखो। उसमें उन्होंने कहा कि टंगस्टन और जो ड्यूटेरियम लैंप्स हैं, यानी टंगस्टन फिलामेंट लैंप और ड्यूटेरियम लैंप्स जो हैं, ये यूवी विज़िबल के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन क्योंकि यूवी विज़िबल तो टॉपिक नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लाइन डाल दी कन्फ्यूजन कॉज़ करने के लिए। जो मरकरी और ज़ीनोन आर्क लैंप हैं, ये एम्प्लॉय होते हैं फ्लोरोमीटर्स के लिए। यानी जो हमने यूज़ करने हैं वो नीचे वाले हैं, मरकरी या ज़ीनोन के लैंप्स। हमने टंगस्टन और ड्यूटेरियम के यूज़ नहीं करने, क्योंकि हम यहाँ पर यूवी विज़िबल लाइट की बात नहीं कर रहे। या फिर हाँ, ठीक है कि मेरी बात सुनो, सुनो। जो यूवी विज़िबल लाइट है ना, वो तब यूज़ होगी जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं या जो मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ है वो सनलाइट की वज़ह से हुआ है।
तब हम यूवी विजिबल यूज़ करेंगे। और अगर उसका सोर्स कुछ और है, ठीक है? यानी कि हाँ, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले से ही कॉन्सेप्ट दिया है बिल्कुल कि जो सोर्स है ना, हम यहाँ पर सोर्स की बात करें कि लाइट आनी कहाँ से है, जो मॉलिक्यूल ने एक्साइट होना है, जो किसी कंपाउंड ने एक्साइट होना है। तो अगर हम यूवी विजिबल की लाइट की बात करें तो फिर टंगस्टन ड्यूटेरियम लैंप्स यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम इसकी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्लोरीमीटर्स का, अगर हम इसकी बात करें फिर हम मरकरी और ज़ीनोन आर्क लैंप्स यूज़ करेंगे फ्लोरोमीटर्स के लिए। बस, और तो किसी का क्वेश्चन नहीं है? कहाँ पर है ट्यूनेबल? हाँ, ट्यूनेबल मैंने तुम्हें बताया था कि ट्यूनेबल जो है वो ऐसे हैं कि आप उनको ट्यून कर सकते हो। मतलब कि आप उनकी जो वेवलेंथ है, इंटेंसिटी है, जो भी चीज़ें हैं उसकी, वो कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, यानी कि इट कैन बी चेंजेबल। ट्यूनेबल है ना, नाम से पता लग रहा है कि डाई लेजर है, लेकिन ट्यूनेबल है। हम्म। कौन सा? यूज ऑफ, ये, हाँ, यूज ऑफ एटीन्यूएटर। एटीन्यूएटर इसलिए यूज होता है ताकि हम पावर को रिड्यूस कर सकें। देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जो एम्पलीट्यूड और पावर ऑफ अ सिग्नल को रिड्यूस करती है, यानी कि देखो, अब आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप पावर और सिग्नल सप्लाई हो रहा है तभी सारा कुछ हो रहा है, हमने पहले पढ़ लिया ये, ठीक है? अब हम एटीन्यूएटर यूज करते हैं। एटीन्यूएटर जो है वो कंट्रोल करता है या रिड्यूस करता है एम्पलीट्यूड को और पावर को। अब क्यों रिड्यूस करता है? अगर पावर बहुत ज़्यादा होगी, तुम सपोज़ करो कि अगर लाइट बहुत ज़्यादा आ जाए, हमारी जो लाइट है, अगर वो बहुत ज़्यादा, उसके वोल्ट बहुत ज़्यादा आ जाए घर में, तो लाइट्स किस तरह हो रही होती हैं? कभी वो ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं, कभी उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इससे क्या खतरा है कि हमारी चीज़ें जल सकती हैं, ठीक है? समझ आई यहाँ तक? अब देखो कि अगर अगर पावर और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, तो हो सकता है कि डिटेक्शन में फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि जो आपकी वेव फॉर्म है, जो आपका एक ग्राफ बन रहा था, उसमें डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है, वो गड़बड़ करना शुरू कर देता है, वो एक प्रॉपर आपको ग्राफ नहीं शो करेगा फिर। तो इसीलिए एम्पलीट्यूड को और जो पावर होती है सिग्नल की, उसको कंट्रोल रखते हैं, ताकि एक एक स्पेसिफिक वैल्यू में रहे, अंडर कंट्रोल रहे, उससे जो वैल्यूज मिलेंगी वो भी अच्छी फिर मिलेंगी, जो हमारे पास वेव फॉर्म आएगी, जो हमारे पास ग्राफ आएगा, वो प्रॉपर सही शक्ल का होगा। अगर पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर कोई भी डिस्टॉर्शन आएगी इंतहा की, और फिर उस तरह से हमें वो वैल्यू नहीं दे सकेगा। हम इस पूरे में पढ़ क्या रहे हैं? हम इस पूरे में यही तो पढ़ रहे हैं कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस को मैयर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स की तो कम बात की है, लेकिन हमने ये ज़्यादा बात की कि हम किस तरह से ये चीज़ें कंट्रोल कर करके उसको मैयर कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर पावर को कंट्रोल करना है तो हमने एटीन्यूएटर लगाया। उसके बाद अगर हम लोगों ने जो है वो उसको जो है फ्लोरीमीटर को इक्विप किया मरकरी वेपर लैंप के साथ, जिसमें हमने सिलिका सिलिका की विंडो लगाई, उसके ऊपर हमने एक लेयर लगाई। इसी तरह हमने ट्यूनेबल डाई लेज़र यूज़ किया है, नाइट्रोजन लेज़र यूज़ किया है। तो बेसिकली यहाँ पर तुमने जो पढ़ना है ना इसको, तो तुमने सबसे पहले इसमें हाईलाइट एक किसी एक कलर के पॉइंटर से हाईलाइट करने की हमने चीज़ें कौन-कौन सी यूज़ की हैं। जैसे हमने यहाँ पर टंगस्टन और ड्यूटेरियम लैंप यूज़ किया, मरकरी ज़ीनॉन लैंप यूज़ किया है, ट्यूनेबल डाई यूज़ की, नाइट्रोजन लेज़र यूज़ किया है। अगर पीछे से ले लो तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की, जैसे एटीन्यूएटर यूज़ किया है, ठीक है? तो फ्लक्चुएशन हमने ऊपर भी कहा कि जो मोस्ट ऑफ देम आर डबल बीम कॉन्फिगरेशन टू अलाउ कंपनसेशन ऑफ पावर सोर्स फ्लक्चुएशन। पावर सोर्स फ्लक्चुएशन, जो सोर्स की पावर आ रही है उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, फ्लक्चुएशंस कब प्रोड्यूस होंगी? जब पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड को, पावर को कंट्रोल करने के लिए, इन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हम एटीन्यूएटर यूज़ करते हैं, ताकि हमारा ग्राफ सही आए, ताकि हमारी जो वैल्यू डिटेक्ट हो फ्लोरेसेंस की या फास्फोरेसेंस की, वो प्रॉपर सही वैल्यू आए, उसमें कोई वो ना हो, यानी गड़बड़ ना हो। फ्लक्चुएशंस अगर होंगी ना तो फिर सही वैल्यू नहीं आएगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स भी यूज़ किए हैं। डिटेक्टर्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ये शॉर्ट में आ सकता है कि कौन-कौन से डिटेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं जिसको यूज़ कर सकते हो, डायोड रे डिटेक्टर्स हैं। उसके बाद जो है हमारे पास वो और तरह के भी डिटेक्टर्स देख लेना, ट्रांसड्यूसर्स हैं वो यूज़ करते हैं, जिनको हम डिटेक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ तक ये खत्म होगा। लास्ट जो है हमारे पास वो सेल कंपार्टमेंट्स हैं, कि सेल कंपार्टमेंट्स किस तरह के होने चाहिए, सिलेंड्रिकल होने चाहिए, रेक्टेंगुलर होने चाहिए, और वो साथ फ्यूज़ हो या फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड मतलब मिक्सिंग होना, यानी कि मिलावट कर देना। तो उसमें किस चीज़ की मिलावट होनी चाहिए? ग्लास और सिलिका की। ग्लास या फिर सिलिका होना चाहिए, ठीक है? तो फिर ये क्या करेंगे, इनका डिज़ाइन ऐसा हो कि स्कैटर्ड लाइट को कम करें। ऊपर भी हम लोग स्कैटरिंग की बात करते हैं, यहाँ पर हमने स्कैटर्ड लाइट की बात की, यहाँ पर जो पीछे हम लोगों ने बात की, ये हम लोगों ने कहा है कि उसको स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी हम
ट्यूनेबल डाई की बात करें, इधर जो है हम वो एम्पलीट्यूड और पावर की बात कर रहे हैं बेसिकली सिग्नल की। ठीक है, तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड, पावर, उसकी स्कैटरिंग, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तभी हमें एक प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज सही आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, सही ग्राफ नहीं आएगा। समझ आ गई?